मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। ये पल याद रहेगा। मैंने आपसे शादी करके अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे। आईएएस लड़की ने दया करके भिखारी से शादी की। फिर एक रात में उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। दिल्ली की सर्द रात अपने पूरे जोर पर थी। जनवरी की ठंडी हवा सड़क किनारे खड़े पेड़ों को इस तरह हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें जड़ से उखाड़ देना चाहती हो। आसमान में बादल भरे थे और हल्की बूंदाबांदी शहर की चमकती सड़कों पर धुंध की चादर बिछा रही थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। इंडिया गेट से कुछ दूर लाल बत्ती पर गाड़ियों की लंबी कतार खड़ी थी। हर तरफ हॉर्न की आवाजें, लोगों की जल्दबाजी और शहर की भागती जिंदगी दिखाई दे रही थीं। उसी भीड़ के बीच एक सफेद सरकारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के ऊपर लगा छोटा सा लाल बोर्ड बता रहा था कि उसमें कोई बड़ा अधिकारी बैठा है। गाड़ी के अंदर बैठी लड़की का नाम था आराध्या सिंह। सिर्फ 29 साल की उम्र में आराध्या ने वह मुकाम हासिल कर लिया था जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं। वह एक आईएएस अधिकारी थी। तेज दिमाग, सख्त फैसले और ईमानदारी के लिए पूरे विभाग में उसकी चर्चा होती थी। बड़े बड़े मंत्री तक उससे सीधी बहस करने से डरते थे। उसकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था जो सामने वाले को झुका देता था। लेकिन उस रात उसकी आंखों में अजीब सी थकान थी। ड्राइवर ने धीरे से पूछा, मैडम घर चलें? आराध्या ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, हाँ। गाड़ी आगे बढ़ी ही थी कि अचानक उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक आदमी पर पड़ी। फटे हुए कपड़े, उलझे बाल, कांपता हुआ शरीर और आंखों में अजीब सी खामोशी। वह आदमी बाकी भिखारियों जैसा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर दर्द था, मगर भीख मांगने की लाचारी नहीं। आराध्या ने तुरंत कहा, गाड़ी रोको। ड्राइवर चौंक गया। मैडम, मैंने कहा, गाड़ी रोको। गाड़ी रुक गई। आराध्या धीरे धीरे बाहर उतरी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने शॉल कसकर ओढ़ ली और उस आदमी की तरफ बढ़ने लगी। पास पहुंचते ही उसने देखा कि आदमी बुरी तरह घायल था। उसके हाथ से खून बह रहा था और ठंड की वजह से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आराध्या ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बेहद गहरी थीं, जैसे उनमें कोई पुराना तूफान दफन हो। वह धीमी आवाज में बोला, कबीर, यह हालत कैसे हुई तुम्हारी? कबीर हल्का सा मुस्कुराया। किस्मत। आराध्या कुछ पल उसे देखती रही। जाने क्यों उस आदमी की आवाज उसके दिल को अजीब तरह से छू गई। उसने ड्राइवर से कहा, इन्हें गाड़ी में बैठाओ। ड्राइवर घबरा गया। मैडम, ये भिखारी है। आराध्या की आंखें अचानक सख्त हो गईं। इंसान है। ड्राइवर तुरंत चुप हो गया। कुछ देर बाद कबीर गाड़ी के पीछे बैठा था। उसके कपड़ों से मिट्टी और बारिश की बदबू आ रही थी, लेकिन आराध्या को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह लगातार खिड़की के बाहर देख रहा था, जैसे उसे इस शहर से कोई उम्मीद नहीं थी। घर पहुंचकर आराध्या ने नौकरों को बुलाया। इनके लिए गर्म पानी तैयार करो और डॉक्टर को फोन करो। नौकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक बूढ़ी नौकरानी धीरे से बोली, बिटिया, ये आदमी कौन है? आराध्या ने सिर्फ इतना कहा, मेहमान। उस रात डॉक्टर ने कबीर का इलाज किया। उसके हाथ में एक गहरा घाव था। शरीर पर चोटों के कई निशान थे। डॉक्टर ने कहा कि अगर उसे समय पर अस्पताल नहीं लाया जाता तो शायद वह रात नहीं बच पाता। आराध्या अपने कमरे में चली गई, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आई। बार बार वही आंखें उसके सामने आ रही थीं। सुबह जब वह नीचे आई तो कबीर बालकनी में बैठा आसमान देख रहा था। उसने साफ कपड़े पहन लिए थे, बाल भी ठीक कर लिए थे। अब वह किसी भिखारी जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि उसके चेहरे में अजीब सी शालीनता थी। आराध्या ने पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है? ठीक हूं। तुम्हारा कोई घर नहीं? कबीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, था। अब नहीं है। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि आराध्या आगे कुछ पूछ ही नहीं पाई। दिन बीतते गए। कबीर उसी घर में रहने लगा। धीरे धीरे नौकर भी उससे घुलने लगे। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन जितना बोलता था उसमें गहराई होती थी। कभी कभी उसकी बातें इतनी पढ़ी लिखी लगतीं कि आराध्या हैरान रह जाती। एक दिन आराध्या ने पूछा, तुम सच में भिखारी हो? कबीर हल्का मुस्कुराया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बातें किसी प्रोफेसर जैसी लगती हैं। कबीर ने नजरें झुका लीं। जिंदगी आदमी से सब कुछ छीन लेती है मैडम।
पहचान भी। उस दिन पहली बार आराध्या को महसूस हुआ कि कबीर सिर्फ एक गरीब आदमी नहीं है, उसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है, लेकिन वह राज क्या था ये कोई नहीं जानता था। कुछ हफ्तों बाद आराध्या की मां गांव से दिल्ली आईं। उन्होंने जैसे ही घर में कबीर को देखा, उनका चेहरा उतर गया। ये कौन है? आराध्या ने सहज होकर कहा, यहीं रहते हैं। क्या मतलब यहीं रहते हैं? मैंने इन्हें सहारा दिया है। मां गुस्से से बोली, तू पागल हो गई है क्या? एक अनजान आदमी को घर में रख लिया? आराध्या शांत रही। वो बुरे इंसान नहीं है। मां ने ताना मारा, चेहरा देखकर इंसान की पहचान होने लगी तुझे। उस दिन घर में बहुत बहस हुई, लेकिन आराध्या ने कबीर को जाने नहीं दिया। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें होने लगीं। लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ाने लगे। कोई कहता आईएएस मैडम उस भिखारी पर फिदा हो गई है, कोई कहता उस आदमी ने कोई जादू कर दिया है। लेकिन आराध्या को किसी की परवाह नहीं थी। उसे कबीर की खामोशी में सुकून मिलता था। एक रात दोनों छत पर बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी, दूर शहर की रोशनी चमक रही थी। आराध्या ने अचानक पूछा, अगर जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो क्या बनना चाहोगे? कबीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पहले जैसा। पहले क्या थे तुम? कबीर मुस्कुराया, ये सवाल मत पूछिए। क्यों? क्योंकि कुछ सच जितने देर छिपे रहें उतना अच्छा होता है। आराध्या उसके चेहरे को देखती रह गई। उस रात पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह कबीर को सिर्फ सहारा नहीं दे रही, बल्कि उसके करीब जा रही है, बहुत करीब। दिन गुजरते गए। एक दिन आराध्या ऑफिस से लौटी तो देखा कबीर रसोई में नौकर की मदद कर रहा है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आराध्या अनजाने में उसे देखती रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर एक अजनबी आदमी उसकी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा कब बन गया। फिर वो दिन आया जिसने सब बदल दिया। आराध्या के पिता दिल्ली आए। रिटायर्ड फौजी थे, बेहद सख्त इंसान। उन्होंने कबीर को देखते ही कहा, इस आदमी को अभी घर से निकालो। आराध्या ने शांत आवाज में कहा, पापा, तुम्हें अंदाजा भी है लोग क्या बोल रहे हैं? लोगों की परवाह मुझे नहीं। पिता गरज पड़े, लेकिन मुझे है। एक आईएएस अफसर होकर तू सड़क के आदमी को घर में रख रही है। कबीर तुरंत बोला, मैं चला जाता हूं। लेकिन आराध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया, कोई कहीं नहीं जाएगा। उस पल कमरे में सन्नाटा छा गया। आराध्या खुद भी नहीं समझ पाई कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके दिल ने पहली बार खुलकर कबीर का साथ दिया था। उस रात पिता ने साफ कह दिया, या तो ये आदमी रहेगा या हमसे रिश्ता। आराध्या पूरी रात रोती रही। एक तरफ परिवार था, दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसे खोने का ख्याल ही उसे बेचैन कर रहा था। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया। उसने पिता से कहा, मैं कबीर को नहीं छोड़ सकती। उसका चेहरा पत्थर जैसा हो गया। क्या रिश्ता है तेरा उससे? आराध्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद प्यार। ये सुनते ही घर में तूफान आ गया। मां रोने लगी, पिता गुस्से में कांपने लगे, रिश्तेदार फोन पर ताने मारने लगे। मीडिया तक में खबरें फैलने लगीं कि एक आईएएस अधिकारी ने भिखारी से रिश्ता जोड़ लिया है, लेकिन आराध्या नहीं बदली। कबीर बार बार उसे समझाता रहा, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। लेकिन आराध्या सिर्फ इतना कहती, दिल गलती नहीं करता। कुछ दिनों बाद दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। बहुत साधारण शादी, ना बैंड, ना बारात, ना शोर, सिर्फ भगवान के सामने 7 फेरे। जब आराध्या ने कबीर के गले में वरमाला डाली तो उसकी आंखों में आंसू थे, शायद खुशी के, शायद डर के, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी का हाथ उसने थामा है वह उसकी जिंदगी को किस अंधेरे में ले जाने वाला है। शादी के बाद शुरुआत के कुछ दिन बेहद खूबसूरत थे। कबीर उसका बहुत ख्याल रखता, सुबह चाय बनाकर देता, ऑफिस से लौटने पर उसके लिए खाना तैयार रखता। आराध्या को लगता जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब बातें होने लगीं। कबीर रात में कई कई घंटों तक गायब रहने लगा। फोन कभी इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन कई बार छुपकर किसी से मिलने जाता। एक रात आराध्या की नींद खुली तो उसने देखा कबीर कमरे में नहीं है। वह घबराकर नीचे आई। पूरे घर में सन्नाटा था। तभी उसे स्टोर रूम से हल्की आवाज सुनाई दी। आराध्या धीरे धीरे वहां पहुंची। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर जो दृश्य उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कबीर फोन पर किसी से कह रहा था, बस कुछ दिन और, फिर सारी संपत्ति हमारे नाम होगी।
आराध्या का दिल जोर से धड़कने लगा, उसकी सांसें रुक गईं। फोन के दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा। कबीर ठंडी आवाज में बोला, उसे मुझ पर पूरा भरोसा है, वो कभी शक नहीं करेगी। आराध्या का शरीर कांप उठा, उसके हाथ से दरवाजा हल्का सा टकराया। कबीर तुरंत पलटा। दोनों की नजरें मिलीं। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। आराध्या की आंखों में टूटता हुआ भरोसा था और कबीर की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। आराध्या, तुम? उसके होंठ कांप रहे थे। आराध्या पीछे हट गई। तुम कौन हो? कबीर उसकी तरफ बढ़ा। मेरी बात सुनो। लेकिन आराध्या चीख पड़ी, दूर रहो मुझसे। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। उस रात पहली बार आराध्या को एहसास हुआ कि उसने शायद जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल कबीर ने जो कहा, उसे सुनकर आराध्या की रूह कांप उठी। अगर अब सच जान ही गई हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। कमरे के अंदर घड़ी की टिक टिक अचानक बहुत तेज सुनाई देने लगी थी। आराध्या के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें फैल चुकी थीं और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी हो। सामने खड़ा कबीर अब वही शांत और मासूम इंसान नहीं लग रहा था जिसे उसने सड़क से उठाकर अपने घर में जगह दी थी। उसकी आंखों में पहली बार ऐसा अंधेरा दिखाई दे रहा था जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। बारिश बाहर लगातार हो रही थी। खिड़की के शीशों पर गिरती बूंदें कमरे में अजीब डरावनी आवाज पैदा कर रही थीं। आराध्या धीरे धीरे पीछे हटती जा रही थी और कबीर उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट भी थी और बेचैनी भी, लेकिन उस बेचैनी के पीछे कोई ऐसा सच छिपा था जो अब तक आराध्या से छुपाया गया था। तुम कौन हो? आराध्या की आवाज कांप रही थी और उसके होंठ सूख चुके थे। सच क्या है कबीर? कौन हो तुम? कबीर कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, काश तुम ये सवाल कभी ना पूछती। जवाब दो। इस बार आराध्या लगभग चीख पड़ी। तुमने मुझसे शादी क्यों की? मेरी संपत्ति के लिए, मेरे पैसे के लिए, या किसी और वजह से? कबीर ने आंखें बंद कर लीं जैसे वह किसी बहुत बड़े दर्द को दबाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ सेकंड बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन जितना तुम सोच रही हो सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आराध्या के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक रही थी। उसे लग रहा था कि उसका दम घुट जाएगा। जिस आदमी के लिए उसने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया, समाज की बातें सुनी, अपने करियर तक को दांव पर लगा दिया, वही आदमी आज उसके सामने अजनबी बनकर खड़ा था। तुम अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। आराध्या ने कांपती आवाज में कहा, मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की जो तुम पर भरोसा किया। कबीर अचानक उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी बात पूरी सुन लो आराध्या, वरना तुम बच नहीं पाओगी। आराध्या ने झटके से हाथ छुड़ाया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं सुननी। लेकिन तभी घर के बाहर अचानक एक कार के ब्रेक लगने की तेज आवाज आई। दोनों चौंक गए। कबीर का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। वह तेजी से खिड़की की तरफ भागा और बाहर झांकते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। हे भगवान! उसके मुंह से धीरे से निकला। आराध्या ने पहली बार कबीर को इतना डरा हुआ देखा था। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। कबीर पलटा और बहुत तेजी से बोला, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर यहीं रुकी तो सुबह तक जिंदा नहीं बचोगी। आराध्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही बाहर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी, इतनी जोरदार कि पूरा घर कांप उठा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, दरवाजा खोलो! एक भारी और खतरनाक आवाज पूरे घर में गूंजी। आराध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डरकर पीछे हट गई। कौन है ये लोग? उसने कांपते हुए पूछा। कबीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, बल्कि पछतावा भी था। वही लोग जिनसे बचने के लिए मैं इतने महीनों से सड़क पर भिखारी बनकर जी रहा था। आराध्या की सांस अटक गई। मतलब? लेकिन कबीर जवाब दे पाता उससे पहले ही मुख्य दरवाजा जोरदार आवाज के साथ टूट गया। घर के अंदर 4 आदमी घुस आए। सभी के हाथों में हथियार थे। उनके चेहरे पर क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। सबसे आगे खड़ा लंबा आदमी मुस्कुराया। बहुत भाग लिया कबीर। उसकी आवाज सुनते ही कबीर के चेहरे पर तनाव और बढ़ गया। आराध्या डर कर पीछे हट गई। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा खौफ महसूस किया था।
उस आदमी की नजर जैसे ही आराध्या पर पड़ी, उसके होंठों पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। तो ये है वो आईएएस अफसर जिसके लिए तूने पूरा खेल बिगाड़ दिया। आराध्या कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। कबीर आगे बढ़ा और आराध्या के सामने खड़ा हो गया। इसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। वह आदमी जोर से हंसा। अब है, क्योंकि इसने तुझसे शादी की है। कमरे में ऐसा तनाव फैल चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। बाहर बिजली चमकी और कुछ पल के लिए पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। उसी रोशनी में आराध्या ने देखा कि कबीर के चेहरे पर डर के साथ साथ गुस्सा भी था। तुम लोग चाहते क्या हो? कबीर ने दांत भींचकर पूछा। वही जो 6 महीने पहले नहीं मिला था। इतना कहकर उस आदमी ने अपनी जेब से एक फोटो निकाली और जमीन पर फेंक दी। आराध्या ने कांपते हाथों से वह फोटो उठाई और फोटो देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। फोटो में कबीर था, लेकिन उस रूप में नहीं जिसे वह जानती थी। महंगे सूट में, बड़ी गाड़ी के सामने खड़ा, और उसके साथ कई विदेशी लोग। आराध्या के हाथ कांपने लगे। ये कौन है? वह आदमी मुस्कुराया। तुम्हारा पति, कबीर मल्होत्रा। कबीर मल्होत्रा? आराध्या की आवाज टूट गई। उस आदमी ने धीरे धीरे ताली बजाई और बोला, भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून विक्रम मल्होत्रा का बेटा, अरबों की कंपनी का मालिक और इंटरनेशनल माफिया नेटवर्क का हिस्सा। आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अविश्वास से कबीर की तरफ देखा। ये झूठ है ना? लेकिन कबीर चुप रहा। उसकी वही चुप्पी आराध्या को भीतर तक तोड़ गई। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? कबीर ने भारी आवाज में कहा। क्योंकि अगर मैं सच बताता तो तुम मुझे कभी अपने करीब नहीं आने देती, तो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं, कबीर पहली बार जोर से चिल्लाया। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। कमरे में खड़े हथियारबंद आदमी हंसने लगे। उनका लीडर आगे बढ़ा और बोला, ड्रामा खत्म हो गया हो तो अब काम की बात करें। कबीर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम लोगों को क्या चाहिए? हार्ड ड्राइव। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। आराध्या अब पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कौन सी हार्ड ड्राइव? उसने पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी अचानक बाहर पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। सभी आदमी चौकन्ने हो गए। उनका लीडर गुस्से से बोला, तूने पुलिस बुला ली? कबीर भी चौंक गया। मैंने नहीं बुलाया। लेकिन अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठी। धाएं, धाएं, धाएं। घर के शीशे टूट गए। आराध्या चीख पड़ी। पूरा घर युद्ध के मैदान में बदल चुका था। गोलियों की आवाज, चीखें, टूटते सामान की आवाजें, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कबीर ने तुरंत आराध्या का हाथ पकड़ा और उसे नीचे झुका दिया। मेरे साथ चलो। दोनों तेजी से पीछे के दरवाजे की तरफ भागे। पीछे से गोलियों की आवाज लगातार आ रही थी। आराध्या का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था वह बेहोश हो जाएगी। बारिश अब तेज तूफान में बदल चुकी थी। कबीर उसे लेकर घर के पीछे बने पुराने रास्ते से बाहर निकला। वहां एक काली गाड़ी पहले से खड़ी थी। आराध्या हांफते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है? कबीर ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, जिस जिंदगी को तुम सच समझ रही थीं, वो सिर्फ शुरुआत थी। गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगी। पीछे से 2 काली एसयूवी उनका पीछा कर रही थीं। आराध्या ने डर कर पीछे देखा। वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। कबीर ने एक्सीलेटर और जोर से दबाया। बारिश की वजह से सड़क फिसलन भरी हो चुकी थी। गाड़ी हवा की तरह दौड़ रही थी। आराध्या सीट पकड़कर बैठी थी और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कबीर, मुझे सच बताओ। कबीर कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहना शुरू किया, 6 महीने पहले मैं सिर्फ बिजनेसमैन नहीं था। मैं एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जो करोड़ों का काला कारोबार चलाता था। हथियार, ड्रग्स, राजनीति, सब कुछ। मेरे पिता उस नेटवर्क के सबसे बड़े खिलाड़ी थे। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि वो लोग देश के खिलाफ बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। मैं सब छोड़ना चाहता था। मैंने उनके सारे सबूत एक हार्ड ड्राइव में कॉपी कर ली और भाग गया। आराध्या स्तब्ध होकर सुन रही थी। फिर उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। मेरे अपने लोगों ने, मेरे अपने पिता ने। मैं भागता रहा, छुपता रहा और आखिर में सड़क पर भिखारी बनकर रहने लगा ताकि कोई पहचान ना सके। आराध्या की आंखों में आंसू थे।
तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? कबीर की आवाज टूट गई। क्योंकि पहली बार जिंदगी में किसी ने मुझे इंसान समझा था। फायदा नहीं। आराध्या कुछ बोल नहीं पाई। उसके भीतर गुस्सा भी था, दर्द भी, और कहीं ना कहीं वो प्यार भी जिसे वह खत्म नहीं कर पा रही थी। लेकिन तभी पीछे से आती एसयूवी ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। धड़ाम! आराध्या जोर से चीख पड़ी। कार सड़क पर बेकाबू होकर घूमने लगी। बारिश, चीखें, ब्रेक की आवाज और मौत का डर, सब कुछ एक साथ मिल चुका था। कबीर ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की, लेकिन अगला ही पल उनकी जिंदगी बदलने वाला था, क्योंकि सामने से तेज रफ्तार ट्रक उनकी तरफ बढ़ रहा था और अब टक्कर होना लगभग तय था।